एक बादशाह जिसने पूरे यूरोप के मैप को चेंज कर दिया, एक मिनिस्टर जिसने नेशनलिज्म को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, और आम लोगों ने बार बार रेवोल्यूशन करके राजाओं की कुर्सी हिला दी। ये सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि यूरोप को बदलने का एक ज़बरदस्त स्टोरी है। तो चलिए नेशनलिज्म इन यूरोप को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शिजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का अपना चैनल, आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड में मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितने भी वीडियोस आएँ तुम तक सबसे पहले पहुँचें। चलो, आज हम लोग जिस चीज़ का स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी इंट्रो से पता ही चल गया होगा। उससे पहले चीज़ें सिलेबस थोड़ा सा तुम्हें रूबरू करा दे, क्योंकि बहुत लोग वहम में रहते कि ये चीज़ें NCERT में है, ये चीज़ें SCERT में है, क्या फॉलो करें नहीं फॉलो करें। इतना बोलूँगी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको कान बंद करोगे तो सुनोगे कैसे। मतलब जो चीज़ बता रहे हैं इसको मान के चलो, सीधा सीधी बात है, ठीक है। इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। नेशनलिज्म यूरोप, सोशलिज्म कम्युनिज्म, उसके बाद नेशनलिज्म मूवमेंट इंडो चाइना, फिर इंडिया, नेशनल, बहुत सारे चैप्टर है, ठीक है, बला बला बला। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, कहानी की तरह पढ़ेंगे एंड धीरे धीरे आगे चढ़ेंगे। ओके, और हाँ, ये पार्ट 1 है क्योंकि चीज़ें समझने में ईजी होगा। और हाँ, इससे पहले ये जो है बुक पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने क्लास 9 में पढ़ा था नहीं पढ़ा था ना, मालूम है। बहुत लोगों ने क्लास 9 तो पढ़े भी होंगे तो भूल गए होंगे, याद ही नहीं है। हिस्ट्री तो बोरिंग वैसे भी लगता है ना, बट कोई ना। आज हम लोग वीडियो में 2 चीज़ें दिमाग में बैठा के रखो। एक तो तुमने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि हाँ हम लोग नहीं पढ़े कैसे समझेंगे, हम भूल जाओ, तुमने सब पढ़ रखा है, इतना याद रखो। उसके बाद तुम्हें एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मतलब किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है। जैसे लिखने का, बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग लिखेंगे किसी चीज़ों को। चलो ठीक है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स चलो ठीक रट लेते हैं, याद हो जाता है। हिस्ट्री कैसे क्या करें, इतने सारे डेट्स होंगे, इतने सारे लोग होंगे, इतना स्टोरी कैसे। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो स्टार्ट करें चैप्टर, और तुम एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे कि इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज PDF वगैरह सारी चीज़ें जानिए रहो कहाँ मिलेगा, बैच में मिल जाएगा, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है नेशनलिज्म, है ना। नेशनलिज्म से अभी इंडिया पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, ओके। और ये NCERT से थोड़ा सा डिफरेंट है। चीज़ें एक बार बता देते हैं, क्योंकि SCERT में ऐसा होता है कि ऐसा NCERT में सीक्वेंस वाइज चलता है, बट SCERT में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, ये सब चीज़ें होते रहेगा। तो मैं उन चीज़ों को मेंटेन करते हुए ही नोट्स बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में ईजी हो। वीडियो फास्ट कर लो, ठीक है। चलो, बीच बीच में बकते रहेंगे ना तो तुम लोग बोर हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ लव, यूनिटी, लॉयल्टी, ठीक है, डिवोशन टुवर्ड वन नेशन। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। देखो, नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है, लव है, यूनिटी है, लॉयल्टी है, जैसे RCB फैन वैसे सब फैन है, ओके ओके। किसके तरफ, नेशन के तरफ, देश के तरफ, ठीक है, जो क्रिएट करता है एक सेंस कॉमन आइडेंटिटी। हाँ, हम लोग इंडियन हैं, ठीक है, ओके। आप किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रिलीजन या किसी से भी बिलोंग करते हो, लेकिन हम लोग क्या, मेन कॉमन आइडेंटिटी क्या, हम लोग इंडियन है ना। चलो, इसको समझने के लिए सिंपल से समझो कि वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया फाइनल जीत दिया, तब हमें कैसा फील होता है, प्राइड, बहुत खुश होते हैं ना। जैसे वो लास्ट वर्ल्ड कप है ना, सूर्य कुमार ने पकड़ा था कैच, तो वो क्या सीन था, है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, है ना। इसी प्यार को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिज्म, ठीक है। वो अलग बात है, तुम लोग IPL में आके बढ़ जाते हो, हम लोग RCB हैं, हम लोग MI हैं, हम लोग CSK हैं, तो वो चीज़ें मत करो। प्लेयर तो सेम है ना, इंडिया का प्लेयर है तो सबसे उतना ही इक्वली रिस्पेक्ट करो, ठीक है। चलो, पता चला तुम लोग वर्ल्ड कप में साथ बैठे हैं और IPL में अलग अलग बैठे, तो वो चीज़ें मत करो। तो समझ में आ गया कि नेशनलिज्म मतलब देश के प्रति प्यार, है ना, खुशी, है ना, प्राइड, ये जो फील होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। तो ये डेफिनेशन 2 नंबर में बहुत कम बार पूछा है, लेकिन पूछता है कि क्या समझते हैं आप नेशनलिज्म से, ठीक है, ओके। अब लिखने का तरीका तुम थोड़ा सा ध्यान दो। अगर तुमको ये सब्जेक्ट में दे दिया, ठीक है, आ गया, अब क्या करेंगे, तुम जो चीज़ हो, ये तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, जैसे लव, ठीक है, यूनिटी, लॉयल्टी, है ना, डिवोशन टुवर्ड नेशन, ठीक है, कॉमन सेंस, ऐसे देखो, कॉमन आइडेंटिटी,
बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, एग्जामिनर यहीं देख के नंबर दे देगा यहीं, ठीक है, बोलेगा कि लो ये नंबर लो, फेविक्विक से चिपका चिपका करके नंबर देगा। और तुमने ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया, ब्लू से लिखोगे तो ब्लैक से हाईलाइट करोगे, ब्लैक से लिखोगे तो ब्लू से हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। बस पहले एक छोटा सा हेडलाइन बना लेना, हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, नेशनलिज्म के बारे में। आंसर जो भी ना, आंसर नंबर 1 ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन नंबर 1 में ही आएगा अगर आना चाहा तो, ठीक है, ओके। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तरीके का खिचड़ी एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। आ जाओ, अब आते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा हम लोग स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। इस स्टोरी में ना रेवोल्यूशन भी है, पॉलिटिक्स भी है, ठीक है, और एक बंदा ऐसा है जो पूरा यूरोप को ही हिला दिया। कौन था? नेपोलियन। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, यूरोप के लोग बार बार उनके जो राजाओं का कुर्सी हिला देते थे। मतलब ऐसा समझो कि यूरोप का ये सीन था, कभी कोई और राजा, ठीक है, कभी कोई और राजा, मतलब ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा हो कि हैशटैग रिमूव द किंग, वो चलता आ रहा था। तो वो चीज़ें सीक्वेंस इस कहानी में हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप इन यूरोप ड्यूरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो फीलिंग है किसका, नेशनलिज्म का, वो कब जागा, बिटवीन 14 से आपका 17th सेंचुरी। ये सेंचुरी थोड़ा सा दिमाग में रखना, यानी जो आपका ये नेशनलिज्म का बीज है ये कब उगा, मतलब कब जागा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हाँ रात को भूत आया नेशनलिज्म करना है भाई साहब उठो, धीरे 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 धीरे, है ना, आराम आराम से, बहुत टाइम लगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये कब जगह, 14 से 17th सेंचुरी के बीच में। ये रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, मतलब पुनर्जागरण होता है ना, कि फिर से मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो उस टाइप से ज़रूर आएंगे, वही वाला है ना। यानी लोग ये सोचने का तरीका था, मतलब लोगों का सोचने का तरीका बदला, लोग थोड़ा सा एजुकेशन हासिल किए, है ना, और ये सारी चीज़ों के बाद धीरे 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 क्या जागा, नेशनलिज्म, ठीक है, ओके। और ये कब स्ट्रांग हुआ, मतलब जो नेशनलिज्म का असली ताकत कब मिला, फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिला, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं, ठीक है, जो कब हुआ था आपका 1789। बस ये डेट आप याद रखिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 को, ठीक है, ओके। वहाँ पे क्या हुआ था उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन रिमूव्ड पॉलिटिक्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ नोबिलिटी, द क्लास ऑफ पावरफुल एंड रिच पीपल, जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए, नवाब्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, एंड मेड इट अ टॉपिक फॉर कॉमन पीपल थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्ट्रीट डिस्कशन। क्या कहने का मतलब है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले जो ये पॉलिटिक्स था सिर्फ हायर क्लासेस के लोगों, मतलब जो अमीर है, ठीक है, लैंड ऑनर्स है, नवाब्स है, वो लोग करते थे, कॉमन पीपल तक था ही नहीं चीज़ें। फिर जब ये आया, ठीक है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये सारे चेंजेस हुए, है ना, लोग तक पहुंचा बात किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, डिस्कशंस होता था, स्ट्रीट लाइट होता था, जैसा अभी चाय का टपरी, अभी तो बहुत कम हो गया है ना, अभी फेसबुक इंस्टा जैसे डिस्कशन होता है उस तरीके से चीज़ें होता था। क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, एंडेड द प्रिविलेज ऑफ नोबिलिटी, यानी जो उन लोग को प्रिविलेज मिला हुआ था, बढ़ावा मिला हुआ था, वो चीज़ें ख़त्म हो गया। ये 9th की चीज़ें बस ओवरऑल समझ रहे हैं, है ना, ओके। एक आइडिया स्प्रेड हुआ, क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी का, इसको समझेंगे। इनकरेज पीपल टू थिंक themselves एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन, एंड फोर्थ इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट अक्रॉस द यूरोप। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नोबिलिटी यानी स्पेशल राइट्स को ख़त्म कर दिया, होता है ना अमीर लोग के लिए क्या बोलते हैं अलग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। दूसरा क्या हो गया, हमारा जो लिबरल यानी क्या होता है, हर व्यक्ति को आज़ादी मिले, ठीक है, फ्रीडम मिले, वो चीज़ आइडिया स्प्रेड हुआ। देन इक्वालिटी, सब लोगों का सामान, मतलब जो कानून बराबर हो, ठीक है, सामान्य कानून हो, ठीक है। फर्टिनिटी मतलब भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि ये इस रिलीजन से उस रिलीजन से, तो ये चीज़ें नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हुआ, आइडिया स्प्रेड हुआ। फिर धीरे धीरे लोग लोग ये सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि हम एक क्या है, सिटीज़न है, ठीक है, हम किसी के प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है,
हम इस देश के नागरिक हैं। तो ये चीज़ें इनकरेज होने लगा है ना। ओके, अगर ये सोच के रहता हम तो गुलाम हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, वो मेरा राजा है तो बस राजा बन के वो राजा बने रहेगा, तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे, ये चीज़ें हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है धीरे 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 पूरे यूरोप को इंस्पायर कर दिया है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी लाइव अगर एग्जाम्पल लेना चाहो, जैसे नेपाल में जनजी मूवमेंट हुआ, और इंडिया में क्या हो रहा है, CJP अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्पेशली एजुकेशन को लेकर के, है ना। तो ये क्या हुआ, एक वहाँ से इंस्पायर ही तो हुआ, कहीं से भी चीज़ें इंस्पायर ही होकर करते हैं। जैसे ये चैनल है, मूवीज़ देख के इंस्पायर होकर बना, तो इस तरीके से ये चीज़ें, ये जो आइडियाज़ है ये धीरे 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 लोगों को इंस्पायर करते गया। ठीक है, समझ में आते चीज़ें। यहाँ से क्या याद रखेगा, कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि ये डेट इंपॉर्टेंट है, और कुछ हाँ बताते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, नेशनलिज्म समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब प्यार है, ठीक है, इकरार है, खुशी है, सब चीज़ है, ठीक, वो चीज़ें, लव, यूनिटी, लॉयल्टी, सब चीज़ें टुवर्ड द नेशन इक्वल टू नेशनलिज्म, वो चीज़ें क्लियर है। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा क्या, किसके बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग है। किंग, ठीक है, पहले किंग के लोग मज़े में, ठीक है, नोबल्स लोग मज़े में, और कॉमन लोग टैक्स भर रहे हैं, है ना। ऐसा समझो कि रिच लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और हम लोग रिचार्ज करने बराबर पैसा नहीं है। तो ये चीज़ें था वहाँ पे। ठीक, अब आया हीरो। क्या, हीरो का नाम ऑलरेडी जान रहे हो, ठीक है। हीरो कंट्री हुआ नेपोलियन बोनापार्ट, अ ग्रेट एम्पायर हु इन्फ्लुएंस्ड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यूरोप थ्रू his personality and action. Due to his talent, he became commanded at age of just 24, जहाँ हम लोग अभी प्लेसमेंट तक नहीं मिलता, ये पूरा यूरोप को ही संभाल लिया। He led the French army to victory and many wars and become a popular after never looked back and later become ruler of फ्रांस। बात हो रहा है किसके, नेपोलियन बोनापार्ट। जस्ट कितना, 24 साल की उम्र में, जैसे अभी मेरा 20 साल होने को है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर पाए अभी तक। 24 साल की उम्र में वो क्या थे बेसिकली बताओ, कमांडेंट बने, बहुत बड़ा ओहदा होता है, पद होता है, ठीक है, और बहुत सारे जंग जीते, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, क्योंकि आगे देख के वॉर करते थे, सीधा सीधी बात है ना। और वो क्या बन गए, फ्रांस के राजा बन गए, राजा बना दिए राजा, ठीक है, ओके। जब वो स्टार्ट किए पूरा ओवर फ्रांस में, रूलिंग ओवर फ्रांस, ही रिमूव डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी हटा दिया एंड स्टेबलाइज क्या मोनार्की। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने एक कोड लेके आए, सिविल कोड, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका कोड क्या है 1804, पासवर्ड जैसा याद कर लो। इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड कि नेपोलियनिक कोड क्या है, 1804। सिविल कोड बेसिकली क्या है, मैं वही नाम पूछना चाह रहा हूँ, कुछ है नहीं, ठीक है। सिविल कोड ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, मतलब नेपोलियन ने कोड दिया, ठीक है, ओके। अलग अलग रिफॉर्म्स लाए, क्या बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो 1804 वाला कोड, इसमें क्या था, है ना, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा प्रिविलेज है ना, वो चीज़ें ख़त्म कर दिया, है ना। सब लोग, जैसे अमीरों का लाइन अलग था, है ना, और जो कम मतलब मजदूर है या फिर किसान है, ठीक है, ये लोगों का लाइन अलग था। तो क्या बोला, नहीं सबके सब सेम लाइन में लगो, सेम चीज़ है ना, ओके। स्टेबलाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी मिलेगा, सबको मिलेगा। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी मिला। और बेसिकली यहाँ से स्प्रेड हुआ नेशनलिस्ट आइडिया इन कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है, ओके। ये तो फ्रांस में था, बट कहाँ से कहाँ फैला, यूरोप तक। समझ में आया, मतलब पहले जो VIP ट्रीटमेंट वगैरह मिलता था, नेपोलियन ने बोला नहीं ये सब कुछ नहीं, सब लाइन के सब लाइन में लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें किया किसने, नेपोलियन ने। तो ये चीज़ें पूछता है थोड़ा सा, और इसका क्या फीचर्स था, इसे ये भी 2 नंबर का सब्जेक्टिव, क्या फीचर्स था नेपोलियनिक कोड का। वही चीज़, सेम चीज़ें आप लिख सकते हो। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, जो फ्यूडल या जो भी था, है ना, कि उन लोगों को ज़्यादा एडवांटेज प्रिविलेज मिलता था, वो चीज़ खत्म हो गया, है ना। यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम उन्होंने लेके आ गया। तो ये आपके सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि मेन फीचर्स क्या थे नेपोलियनिक कोड के। तो ये 2 नंबर में आप याद रखोगे, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछेगा तो छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके लिख लेना, यहाँ से हो जाएगा। अब थोड़ा सा चीज़ें समझो, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। अब यूरोप में आ रहे हैं हम लोग, है ना। तभी बिफोर 16th सेंचुरी जो यूरोपियन सोसाइटी ही कितने, मतलब ऑन एन अप्रोक्स 2 या 3 लेकर चल सकते हो, क्लासेस में डिवाइड थे।
सबसे पहले अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। अपर क्लास में कौन? किंग, नोबल्स, ठीक है, लैंड ऑनर्स वगैरह सारे लोग थे, ठीक है। लोअर क्लास में कौन थे? पीसेंट, किसान और लेबर लोग थे। मिडिल क्लास में जो ट्रेडर थे, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल्स लोग थे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये बाद में डेवलप हुआ, हालांकि ये दो चीज़ें अपर क्लास एंड लोअर क्लास में, मिडिल क्लास पूछे तो ठीक है, ठीक, ओके, समझ में आया। लेकिन जो मिडिल क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में, क्योंकि पढ़े लिखे थे, है ना, पढ़े लिखे थे। अब किसान को बताएगा कौन, है ना, ओके। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुआ, कहाँ से कहानी? वियना कांग्रेस से, ठीक है। अब चीज़ें समझाते हैं क्या एक बार फिर से, और यहाँ से चीज़ें ज़्यादा थोड़ा तो ध्यान में रखना। वियना कांग्रेस, डेट बहुत इंपॉर्टेंट, 1815। कहाँ जगह? वियना। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑब्जेक्टिव में पता है क्या करेगा, तो ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया दे देगा और दूसरा में ऑस्ट्रिया दे देगा, तो ध्यान से देखना। ईयर की बात करें 1815। कौन लीड कर रहा था, कौन चेयरमैन था इस मीटिंग का? बेसिकली वियना कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ था। क्यों हुआ था, क्या चीज़ें था, क्या ज़रूरी था, बता रहे हैं। चेयरमैन मेटरनिच, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, ठीक है। स्टार पॉइंट, ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि रीस्टोर ओल्ड ऑर्डर इन यूरोप। जो पिछले तरीके से चलता आ रहा था यूरोप में, वो चीज़ें वापस लेके आना, ठीक है, ओके। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले जो रीस्टोर मोनार्की इन यूरोप, सबसे पहले मोनार्की लेके आना है, अपना उनका राजा का चलेगा। मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, जो भी पावर था उनको बैलेंस किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें, है ना। मतलब उनको सिंपल से ये था कि ये जो नेपोलियन है ना, ये बहुत परेशान कर रहा था, इसको साइड हटा दो, ठीक है। अब हम लोग इसको हम राज करेंगे, उसको जब हरा दिया उसको राज करेंगे। अब जो भी चीज़ें उन्होंने किया था, अब इसको चेंजेस करेगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेगा। ये लोग चाह रहा था कि हाँ, जिस तरीके से पहले चला रहे थे चीज़ों को, उसी हिसाब से चलाएं। तो थोड़ा सा एड्स देख लो, क्रैकर बैच, यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर देना 8538998887 व्हाट्सएप पे। पेमेंट करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें, क्लास का नोट्स, सभी सब्जेक्ट्स के, संस्कृत की चीज़ें बहुत लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, आ जाएंगे। आजकल में वो चीज़ रेडी हो रहा है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें भी आना बाकी है। अगेन कल टेस्ट है, संडे को टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से। चैप्टर 1 ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स दोनों का जाकर के टेस्ट दे दीजिएगा, इससे प्रिपरेशन पता चलते रहेगा। 21 को बोर्ड बूस्टर आ रहा है, बैच के साथ आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप प्रिंटेड करवाना चाह रहे हैं तो वो आप एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। आप खुद से भी करा सकते हैं, या फिर हम लोग चीज़ें बता देंगे जहाँ पे कम कॉस्टली में हो जाए। डिकोड सीरीज, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आएंगी अप टू एग्जामिनेशन तक, मतलब सारी चीज़ें इसी में ही हो जाएगा पूरे एग्जामिनेशन तक, जितने भी चीज़ें आए, है ना, A to Z, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। ये आपके बैच के प्राइस, उसके साथ सभी चीज़ें मिल जाएंगी। फटाफट से ज्वाइन कर लेना, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। और सब दूसरा क्या था ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाओ, ठीक है, बीच में थोड़ा सा प्रचार आ गया था। सप्रेस लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, जो लिबरल यानी फ्रीडम जो लोग चाह रहे थे, जो लोग का देश के प्रति प्यार था, वो लोग को दबाना चाह रहे थे, क्योंकि ये लोग जाग जाएंगे तो इन लोग कहाँ रहेंगे, ये लोग कहाँ रहेंगे, है ना, ओके। और प्रिवेंट फ्यूचर रेवोल्यूशन, है ना, अगर ये लोग दबे रह जाएंगे तो फ्यूचर में कोई रेवोल्यूशन ही नहीं होगा, यानी अपना काम बनते चले जाएगा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि बॉर्बन, ठीक है, मोनार्की रिस्टोर्ड हो गया, कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। यानी वियना कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी 1815 के बाद एक बेसिकली मोनार्की बना, ठीक है, फ्रांस में रिस्टोर हुआ। कौन सा? डायनेस्टी बोल देगा, मोनार्की बोल देगा, कुछ भी, बॉर्बन डायनेस्टी तुम्हारा क्या हो गया? रिस्टोर हुआ, ठीक है। दिमाग में बैठा लो, पूछ देगा कि विच डायनेस्टी रिस्टोर्ड आफ्टर वियना कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस, तो आप याद रख लेना इन फ्रांस बॉर्बन डायनेस्टी। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, कोई दिक्कत? ये तुमको समझ में आ गया कि क्या ऑब्जेक्टिव था? हो सकता है तुमसे पूछ ले कि वियना कांग्रेस क्या है, तो सिंपल से समझ जाना, वियना कांग्रेस एक मीटिंग था, है ना। किधर गया बच्चा? आगे तो कहीं लिखे होंगे, कोई बात नहीं। ये बेसिकली एक क्या था? मीटिंग था। ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, ईयर 1815। उसका चेयरमैन का नाम लिख देना। और ऑब्जेक्टिव क्या था? रिस्टोर जो ओल्ड ऑर्डर था वो सारी चीज़ें वापस करना। ये ऑब्जेक्टिव्स एक दो, ठीक है। और ये आपका 2 पॉइंट्स ऐड कर लेना सब्जेक्टिव के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ओके। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? तुम्हारा बॉर्बन डायनेस्टी यानी बॉर्बन मोनार्की रिस्टोर हो गया फ्रांस में, है ना। इटली को अलग अलग सेवरल स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, है ना। अगर एक रहेगा तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अगर कद्दू काट के रखेगा तो राज करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, है ना। जैसे अलग अलग अभी क्या होता है कि अलग अलग रिलीजन में बांट के रखता है ना। अगर एक में रखता है तो दिक्कत हो जाता है ना। तो वो चीज़ें हैं। चलो, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कन्फेडरेशन
ऑफ 39 स्टेट फॉर्म किया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कंजर्वेटिव ऑर्डर जो उनके ऑर्डर थे वापस से रीस्टेबलाइज किया गया था, ठीक, ओके। अब यहाँ से आता है मैटरनिज एज, अभी जो चेयरमैन थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बंदा मतलब इनका एक मिशन था कि नेशनलिज्म को ही ख़त्म करो, ठीक है। तो देखो, नेशनलिज्म होगा तो रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन होगा तो किंग्स का यानी इसका प्रॉब्लम होगा, और इसका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। कैसे? अगर ये नहीं करता तो पढ़ना ही नहीं पड़ता। चलो खैर कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। मैटरनिज एज, और ये सब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में आता है। बेसिकली मैटरनिज एज मतलब इनके जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, उनका इसको नाम दे दिया गया एज ऑफ मैटरनिज, यानी 1815 से लेकर के 1848 तक इनका कार्यकाल था, जीवन था। इसी को हम लोग मैटरनिज एज के नाम से जानते हैं। इन्होंने इनका क्या बेसिकली इस एज में, अपने पीरियड में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले मोनार्की को रिस्टोर कर दिया, जैसा चाह रहा था वैसे कर लिया। दूसरा, जो सेम चीज़ वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव जो था वही तो उनका फीचर्स ही हो गया। क्या दूसरा चीज़ याद करोगे? कितना याद करोगे? समझो बस। और क्या किया? जितने भी नेशनलिज्म थे, लोग जाग रहे थे, सब बोले नहीं सो जा बच्चा, वरना कौन आ जाएगा, ठीक है, मैटरनिज आ जाएगा। सप्रेस कर दिया नेशनलिज्म, जितना भी दिल के अंदर था सब दिल में ही रह गया, ठीक है, दिल के अंदर आंसुओं में बह गया। और डेमोक्रेसी, जो लोग डेमोक्रेसी चाह रहा था, जो लोग फ्री होना चाह रहा था, वो लोग का अपोज था। कौन? मैटरनिज, ठीक है, वो लोग उठने ही नहीं दे रहा था। और मेंटेन करके रखा जो उनका कंजर्वेटिव ऑर्डर्स है, ठीक है, रूल रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें क्या होगा, मतलब कायम रखा, मेंटेन रखा। क्या समझ गया? मेन फीचर्स, पर्पस क्या था? सिंपल सा, बचा सके अपना मोनार्की को, और जो रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ है उसको सप्रेस कर सके। स्टॉप, किसको स्टॉप कर सके? जो फैलता है नेशनलिज्म, देश के प्रति प्यार, उसको रोक दो, है ना। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन यूरोप को बनाए रखे। अगर मेन फीचर्स पूछे या फिर पर्पस, क्या पर्पस था, तो यही सब पर्पस, वो थोड़ा बहुत टू प्रिजर्व या प्रिवेंट कुछ भी ऐड करके तुम ये चीज़ें कर सकते हो। तो होपफुली ये भी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गया, कोई दिक्कत? फिर एक बार वापस से रिकैप कर लेंगे। मैटरनिज समझ में इसमें क्या क्या एक बार फिर से बता देते हैं कि वियना कांग्रेस तुमको ऑब्जेक्टिव में आएंगे एंड सब्जेक्टिव में आएगा। तो ये कहाँ हुआ था? चेयरमैन, क्या ऑब्जेक्टिव था? ठीक, इतना चीज़ कर लिया। हाँ जी, क्या रिजल्ट हुआ? इसके रिजल्ट में बॉर्बन डायनेस्टी फ्रांस में रिस्टोर हुआ, ठीक है। इटली को अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया, बहुत सारी चीज़ें हुआ, ठीक, ओके। देन मैटरनिज एज, उसकी एज को मैटरनिज एज बोलेंगे। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछा तो कैसे जवाब दोगे? रुको जरा, सबर करो, ठीक है। मेन फीचर्स के बात में बात कर लिए, पर्पस भी लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा टू दिस दैट ऐड कर लेना, ओके। अगर आपसे पूछे कि 5 नंबर में कि मैटरनिज एज से आप क्या समझते हैं, है ना। अब तो 5 नंबर पूछते, अब इतना चीज़ लिखेंगे तो थोड़ा बहुत, है ना, नंबर देने का अगर उसको दिल नहीं करा तो देखो, मैटरनिज एज सिंपल से समझ, रेफर करते हैं ऐसा पीरियड, कहाँ से? उसका पीरियड 1815 से लेकर के 1848 इन यूरोप। उनका प्रिंस कैल्विन वॉन मैटरनिज, आफ्टर पूरा उनका नाम था। ये क्या था? एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट स्टेटमेंट थे, ठीक है, ओके। इन्होंने बेसिकली की रोल अदा किया किसमें? यूरोपियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ किसका? नेपोलियन, है ना। इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, किस लिए? मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए। दूसरा, सप्रेस रेवोल्यूशनरी, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, इसको लाइन में लिखा रहे हैं। मेंटेन बैलेंस, मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना। किसके थ्रू? अलाइंसेस के थ्रू। अभी देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है कि जब देख रहा कि भाई साहब सरकार तो गिरने वाला है, अपना तो उतना वोट आया नहीं है, चलो चलो ठीक है, हम लोग गठबंधन कर लेते हैं, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग कुछ कुछ चीज़ें दे देंगे। तो वो चीज़ क्या है ना, समझ रहे हो, है ना, ताकि क्या कर सके, अपना पॉलिटिकल पावर भी बचा सके और साथ में प्रिवेंट कर सके क्या? स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। मतलब ये लाइन को बस हमने धीरे धीरे सीक्वेंस में डाल दिया और कुछ नहीं किया। तो तुम सब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रेडी हो गया। मैटरनिज एज, उसका डेट डालेंगे, वो उसके बारे में थोड़ा सा पूरा नाम लिख देंगे। वो क्या था? एक डिप्लोमेट स्टेटमेंट थे, उन्होंने बहुत रोल अदा किया किसमें? शेप देने में, आकार देने में, किसको? यूरोपियन पॉलिटिक्स को। किसके दौरान? वियना कांग्रेस आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो एफर्ट लगाया, बस एफर्ट्स को लिखिए और आपके एफर्ट्स को मिलेंगे 5 नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत? आसान से हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, पर्पस, ठीक है। अगर पर्पस ऑलरेडी यहाँ पे 2 नंबर में दिया तब तो तुम ये लिख के आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत? 2 नंबर में अगर थोड़ा सा 5 नंबर में दे दिया तो सिंपल सा थोड़ा सा
चीज़ों को थोड़ा सा और बड़ा करके लिखेंगे। द मेन पर्पस ऑफ मैट्रिन सिस्टम क्या था? प्रोटेक्ट ओल्ड मोनार्की। समझ में आ गया क्या चाह रहा था कि पुराना जो हम लोग जो भी रूल रेगुलेशन है उसको बचा के रखेंगे, पीस और स्टेबिलिटी बना के रखेंगे। अगर पीस नहीं, शांति नहीं रहेगा तो फिर से नेशनलिज्म जागेगा, है ना। ओके, आफ्टर नेपोलियन वॉर, ठीक। ओके, मेटरनिच क्या चाह रहा था? वही सेम चीज़ें जो लिबरलिज्म है, फ्री होना चाह रहा है, लिबरल लोग का जो देशभक्ति है, नेशनलिज्म, वो लोग बंद कर दो, मत आने दो। रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ को सप्रेस कर दो, नहीं करने देना है, कुछ नहीं करने देना, प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, है ना। ओके, पावर अमॉन्ग द यूरोपियन कंट्रीज, जिसके थ्रू अलायंसेस गवर्नमेंट बनाया था उसके थ्रू पावर का मेंटेन करके रखना, है ना, अपने स्ट्रिक्ट रूल्स से, है ना, ताकि रिवॉल्ट्स भी ना हो सके और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ऑर्डर फॉलो करता रहे, ठीक है। कहाँ पे? यूरोप, ठीक है, रिवॉल्ट्स वगैरह भी ना हो। तो ये बेसिकली उनका पर्पस था, किसका? मेटरनिच का। समझ में आ गया? तो ये भी आपको सब्जेक्टिव में या तो 2 नंबर या तो 5 नंबर, अगर 5 नंबर बोले तो ये चिपका देना, अदरवाइज 2 नंबर बोले तो ये तुम चिपका सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। कैसे वर्ल्ड कप जीते? हाँ, जीते। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा तड़का दिया, फिर नेपोलियन के बारे पढ़े, एंड देन इनके बारे पढ़े। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते फिर एक तुमको लास्ट में टाइम लाइन दे देंगे तुमको रिकैप करने में माइंड में कि हाँ ये आया, ये आया, ये आया, फिर कहानी खत्म हो गई, ठीक है। वो चीज़ें बता देंगे। अब कुछ टर्म्स आते हैं, क्या है? लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। लिबरल या फिर कंजर्वेटिव, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आपको डिफाइन करने दे देगा। ये व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ये थोड़ा सा टॉपिक्स हैं, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो। आओ, क्या है लिबरल? ये जो वर्ड लिबरल है बेसिकली लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब ये होता है फ्री। तो ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ लेगा कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो फ्री, पहला चीज़। कहाँ से आया है? घूम घाम के तो नहीं आया होगा, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। ओके, क्या फीचर्स है? ये लोग क्या होते हैं? बेसिकली फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सपोर्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, है ना। ओके, और बिलीव करते हैं रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस। ये लोग किस पे बिलीव करते हैं कि हाँ रिफॉर्म्स हो, चेंजेस हो, प्रोग्रेस हो। वो कौन लोग हैं? लिबरलिज्म, ठीक है। ओके, कंजर्वेटिज्म जस्ट अपोजिट। ये लोग क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ मैंने दादा यही किया तो यही सही है, कुछ नहीं मानेंगे, है ना। ओके, चलो, मोनार्की को सपोर्ट करेंगे, है ना। ओके, राजा के पीछे रहना चाहेंगे, ठीक है, पता नहीं क्यों मिलता है। फिर उसके बाद ये बेसिकली स्लो और ग्रेजुअल चेंज प्रेफर करते हैं, मतलब धीरे धीरे, ठीक है। ओके, वो गाना था ना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो वही वाली चीज़ें लोग चाह रहे थे, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस हो, ठीक है। ओके, एक टॉपिक है आपका फ्यूडलिज्म। ये भी आपके छोटे छोटे टॉपिक से हो सकते हैं, डिफाइन करने दे दे, है ना। अदरवाइज हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म अगर दे दिया तो सिंपल से इतना भी लिख दोगे तो 2 नंबर तुम्हारे पास रखा हुआ है, ठीक है। ओके, इसके फ्यूडलिज्म की बात करें, एक सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें विच पीजेंट वर्क ऑन द लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पेड टैक्सेस और सर्विसेज थ्रू सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ फॉर प्रोटेक्शन। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें पीजेंट जो है लैंडलॉर्ड्स के खेतों में काम करते थे, उनको टैक्स देते थे, उनके बदले में उनको प्रोटेक्शन मिलता था, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें थे। तो ये टर्म्स हैं, आप इन टर्म्स को बस ध्यान रखना, अगर डिफाइन करने दे दे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, है ना। देखो, नेपोलियन के डिफेट होने को, हारने के बाद बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो गया फ्रांस में। तब राजा बनाया गया, किसको? लुइस, किसको? 18 को। बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस का राजा किसको बनाया गया बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर होने के बाद फ्रांस में? तो लुइस 18। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए, ठीक है। क्या बना? राजा बना, बन गया। इनका मेन एम क्या था? कुछ तो एम होगा, ऐसे तो आया नहीं होगा तुम्हारे तरह कि चलो वीडियो आया है देख लेते हैं। मेन एम क्या होगा तुम्हारा कि पढ़ लेंगे नंबर आ जाएगा। आ जाओ, इनका एम क्या था कि सेटलमेंट क्या था? रीस्टेबलाइज कर सके ओल्ड ट्रेडिशन ऑर्डर इन फ्रांस, जैसा चलता आ रहा था वही सब चीज़ें, है ना। और ये बेसिकली होस्ट उनको था ऑस्ट्रिया चांसलर, जिसका नाम क्या था? मेटरनिच, ऑलरेडी जान रहे हो। वो लोग क्या चाह रहा था कि ओल्ड सिस्टम वापस आ सके, सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि जर्मनी, बट ऑल्सो इन फ्रांस, मतलब सभी जगह, ठीक है। ओके, चलो,
However, this old order did not last long. As soon the feeling of nationalism spread, ठीक है, start spreading across the Europe, affecting many countries. ठीक है, समझा रहा है, टेंशन मतलब। लुइस 18 अंडरस्टूड द चेंज कंडीशन ऑफ फ्रांस एंड did not try to strictly impose old conservative system on the people. देखो, ठीक है, उनको हरा दिया। ये लोग चाह रहे थे कि चलो, इनको चाहना क्या, मतलब हो ही गया, इन लोग क्या चाह रहे थे कि अपना जो भी पुराना वाला चीज़ें हैं, जो भी हम लोग का ट्रेडिशन है वही से फॉलो होगा सारी चीज़ें। जब लुइस 18 को बनाया गया तो ये थोड़ा बंदा समझदार था, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ों को परखा, ठीक है, समझा कि यहाँ का कंडीशन चेंज है, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर वो चीज़ें नेशनलिज्म, मतलब देश के प्रति प्यार, ये सब चीज़ें जाग रहे हैं, ठीक है, और सो जल्द ही स्टार्ट भी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उनका ओल्ड ट्रेडिशन या ओल्ड रूल है, ठीक है, ज़बरदस्ती थोपेंगे नहीं कि भाई साहब ये मेरा रूल है तुमको मानना ही पड़ेगा, वो स्ट्रिक्टली उतना ज़्यादा इम्पोज नहीं किए, ठीक है। जैसे वो लोग चाह रहा भाई साहब रहो, कम से कम शांति तो बना रहे, ये थिंकिंग था किसका, लुइस 18 का, ठीक है। ओके, ये चीज़ें क्लियर है कि पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए, लुइस 18 बेसिकली कौन थे, फ्रांस के किंग थे। कब बने, आफ्टर नेपोलियन जब हार गया, मतलब बॉर्बन डायनेस्टी जब रिस्टोर हुआ तो कौन किंग बना, लुइस 18। बस इतना याद रखो, ऑब्जेक्टिव के लिए यही आएगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें तो ओवरऑल बता चुके हैं, है ना। ओके, तब इन्होंने क्या किया, एक बेसिकली कंजर्वेटिव और रिफॉर्मिस्ट, मतलब कि जो लोग चेंजेस चाह रहे थे उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर बनाया। कब, 2 जून 1814। ये डेट तुम याद रख सकते हो ताकि क्या कर सके, बचा रह सके, स्टेबिलिटी, पीस, है ना। एज ए रिजल्ट पीस एंड स्टेबिलिटी रिमेन फ्रांस ड्यूरिंग हिज रूल। इनके राजकाल के दौरान चीज़ें स्टेबल रहा, क्योंकि इन्होंने दोनों के, है ना, मतलब जो लोग या तो रिफॉर्मिस्ट कह लो या तो लिबरल्स कह लो, है ना, या तो कंजर्वेटिव, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर बनाया कब, 2 जून 1814, क्योंकि बंदा चालाक था, है ना। ओके, उसके बाद इनका कार्यकाल होता है ख़त्म। उसके बाद एक बंदा आता है जिसे तुम विलन के नाम से कह सकते हो, ठीक है। विलन का नाम क्या था, क्या नाम था, चार्ल्स एक्स। 1824 से 1830, ड्यूरेशन बाद में छोड़ो, दिमाग में बाद में लगाना। इनका सिंपल से एक नारा था, मुझे डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमको पूरा अपना चाहिए, अपना रूल चाहिए, ठीक है। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ लुइस 18 कौन बना, चार्ल्स एक्स। ये याद रखना, ठीक है। कौन आया, चार्ल्स एक्स। ये क्या बना, फ्रांस का राजा बना। इसके राज्य में, इसके रूल के ड्यूरेशन में कुछ चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, जिसके कारण क्या हो गया, रेवोल्यूशन ही हो गया 1830 का। अब क्या किया देख लेते हैं। ये एक रिएक्शनरी रूलर थे, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज फटाक से रिएक्ट करते थे, उस तरीके से, हैं। चलो, ये चाह रहे थे कि भाई साहब रीस्टोर हो पूरा का पूरा ओल्ड मोनार्की सिस्टम, ठीक है। और ये बिल्कुल अपोज थे, खिलाफ थे, किसके, लिबरल लोगों के या नेशनलिस्ट आइडियाज जिनके थे उनके बिल्कुल खिलाफ थे। वो तो चलो ठीक है, फिर भी 18 वाला थोड़ा मामला लेके चल रहा था, चलो ठीक है, दोनों को लेके चलना है ना। ओके, बट ये ऐसा नहीं था, इसलिए इसको विलन कहा गया, है ना। ओके, उन्होंने क्या अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम पॉलिग्निक। ये जो जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये सपोर्ट करता है नोबैलिटी, मतलब वहीं सेम चीज़ है, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था, ठीक है। ओके, नोबैलिटी वगैरह जो भी है ना, लैंड ओनर्स जो भी अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, ठीक है। ओके, फिर और जो लिबरल्स लोग थे, जो फ्रीडम चाह रहे थे, वो लोग स्ट्रांगली अपोज की कि भाई साहब सिर्फ वही लोग का क्यों सुनोगे, हम लोग का भी तो कुछ इशू है, हम लोग की प्रॉब्लम सुनो, बस तुम वहीं जिसके पास पैसा उसी के पास तुम लोग जा रहे हो, है ना। ये चीज़ें हुआ। फिर इसके बाद एक इशू किया चार्ल्स एक्स ने, एक इशू किया क्या, 4 ऑर्डिनेंस ऑन 25 जुलाई 1830। बेसिकली ये जो है रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम एंड रिड्यूस पावर ऑफ इलेक्टेड असेंबली। एक असेंबली था, वैसे प्राइम मिनिस्टर असेंबली तो हो गई, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस बनाया, किसने, चार्ल्स एक्स ने, ठीक है। बोला कि भाई साहब ऐसा करो कि फ्रीडम वगैरह सब कुछ रिस्ट्रिक्ट करो, हटाओ, और जो पावर है इलेक्टेड असेंबली का उसको कम कर दिया और अपने पास पावर ज़्यादा रखा, जिसके कारण से क्या हो गया, रेवोल्यूशन हो गया। और यही चीज़ समझने के लिए इतना देर से हम लोग बला 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 कर रहे थे, और ये तुम्हारा एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन रहता है।
फिक्स क्वेश्चन बता रहे तुमको, अभी एग्जाम में जो भी तुम एग्जाम रिसेंट में एग्जाम देने जाओगे उसमें तुमको ये क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और तुम मुझे याद करना, ठीक है। याद क्यों करोगे, हम कहाँ जा रहे हैं, मैसेज कर देना। रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830। भाई साहब 2 नंबर में आए तो बहुत अच्छी बात है, 5 नंबर में आए तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देख के रखना पड़ेगा। रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट पड़ा है ना, ओके। एंड देन 5 नंबर में किस तरीके से लिखना है तो मैं वो भी बता देंगे। फिर 1848, फिर टाइमलाइन बता करके घर चल जाएंगे हम भी। आ जाओ, जुलाई रेवोल्यूशन 1830। तो पूछता है कि जुलाई रेवोल्यूशन कब हुआ, तो 1830 याद रखना। कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ। किसके अगेंस्ट, किंग चार्ल्स एक्स, क्योंकि यही तो कुछ ऑर्डिनेंस लेके आया था, है ना, ओके। ये क्या चाह रहा था, रिस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की, और जो भी मतलब पार्लियामेंट के पावर्स को कम कर दिया जाए, है ना, और पूरा का पूरा जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट है या कोई भी लिबरल चीज़ है उसको सप्रेस कर दिया जाए। तो ये कब हुआ, कब पास किया, बेसिकली 25 जुलाई 1830, इसलिए इसको रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 बोलते हैं, ठीक है, ओके। इससे लिबरल्स और जो पेरिस के लोग थे स्ट्रांगली इस पॉलिसी के खिलाफ हुए, है ना, जिसके कारण 20 जुलाई 1830 को बेसिकली क्या हो गया, उनको गद्दी से छोड़ के भागना पड़ा, ठीक है, उनका कहानी खत्म हो गया। किसका, चार्ल्स एक्स का। उसके बाद किसको राजा बनाया गया आफ्टर द रेवोल्यूशन, लुइस फिलिप्स, वो बल्ब वाला नहीं, ठीक है, ये फिलिप्स आए थे, इनको न्यू राजा बनाया गया। तब यहाँ पे क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। ये तो ओवरऑल स्टेबलाइज मतलब चीज़ें बता रहे हैं, कहाँ पे, फ्रांस में। तो पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर कौन राजा बना था, तो लुइस फिलिप्स याद रखना, है ना। टाइमलाइन फिर से तुमको रिकैप कर देंगे, थोड़ा सा चीज़ें समझो। ये तो चीज़ें ओवरऑल तुमको मैंने कहानी बता दी, अब चीज़ें देखो क्या इफेक्ट हुआ, है ना, क्या इफेक्ट पड़ा जुलाई रेवोल्यूशन 1830 का। तो सबसे पहले चार्ल्स एक्ट को हटा दिया गया गद्दी से, चलो भाई निकलो, है ना। यही से तुम्हारा बॉर्बन डायनेस्टी का बेसिकली एंड हो गया, खात्मा हो गया। अभी तक नहीं पूछा बट पूछ सकता है कि बॉर्बन डायनेस्टी का एंड कब हुआ, तो 1830, क्योंकि लास्ट आपका यही बंदा था, उसके बाद तो चल बसा, इसको भगा दिया, है ना, ओके। लुइस फिलिप न्यू किंग बन गए, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेबलाइज होगा, कहाँ पे, आपका फ्रांस में। क्लियर है, हाँ जी। और यहाँ पर लिबरल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड हो गया ओवरऑल, कहाँ पे, यूरोप पे। तो ये छोटे छोटे इफेक्ट पड़ा, ओके। अगर तुमसे यही क्वेश्चन 5 नंबर पर, ये तो 2 नंबर है, चलो ये 2 नंबर का सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछते हैं जुलाई 1830 के रेवोल्यूशन के बारे में, आप इन पॉइंट्स को लिखोगे, है ना। ये चाह रहा था, उन्होंने ये पॉलिसी लेके आ गया जिसके कारण से लोग उनके खिलाफ हो गए, ये सारी चीज़ें लिख लोगे। क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये भी तो अगर 2 नंबर ने पूछा तो ठीक है। अदरवाइज अगर सब मिला के पूछा है, रेवोल्यूशन क्या है, इफेक्ट क्या है, और उसके कुछ और है क्या, नहीं, इफेक्ट, रेवोल्यूशन और इफेक्ट, बस इतना दोनों पूछा तो ठीक है। फिर भी तुम अगर इतना लिख दोगे तो ओवरऑल अगर इतना लिख दो तो 5 नंबर मिल जाएगा। और सिंगल पूछे तो देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा आगे करके। अगर तुमसे 5 नंबर में पूछ लें या बड़ा लॉन्ग आंसर में पूछ रहे तो इस हिसाब से वही चीज़ों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला, एंड ऑफ द चार्ल्स एक्स रूल, यानी इसका जो है बेसिकली फोर्स या पर पावर खत्म हो गया, ठीक है, ओके। एंड ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी, वही सब चीज़ें। क्या हो गया बच्चा, तुम कहाँ आ गया, पता नहीं यार क्या हो गया। ये रंगोली मत खेलो यार मेरे साथ, जाओ घर जाओ, रहने दो, पता नहीं क्या हो गया। फिर क्या हो गया, लुइस फिलिप्स किंग बना, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, है ना। विक्ट्री हुआ किसका, लिबरलिज्म, जो लोग आइडिया फ्रीडम को सपोर्ट करते थे उन लोग का विक्ट्री हो गया। यहाँ से नेशनलिज्म फैला, और यहाँ से अदर जो भी कंट्रीज़ है या अदर रेवोल्यूशन है, चाहे बेल्जियम हो, पोलैंड हो, इटली हो, ये सारी चीज़ें इससे क्या हो गया, इंस्पायर हो कि भाई साहब वहाँ के लोग इस तरीके से किया, हम लोग भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक, ओके। तो यानी ये तुम जुलाई 1830 से क्या समझे कि पेरिस के लोगों को सड़क पर ला करके बैरिकेड बना दिया, बहुत सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, जो अपना राजा फिर से भाग गया। फिर नया कौन आया, आपका फिलिप्स आया, है ना, ओके। कुछ दिन इसके बारे में अभी पढ़ोगे, ठीक है। कुछ दिन थोड़ा सा आगे बता रहे हैं इसका स्टोरी, कुछ दिन लोगों को अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर क्या, ये भी क्या करने लगा, ये भी बिजनेसमैन को सपोर्ट करने लगा। फिर से लोग इसको कॉमन पीपल को इग्नोर किए, फिर से इसको भगा दिया, ठीक है। अब आते हैं, अब किसको बना दिया राजा, आपका लुइस फिलिप्स को। अब यहाँ से पढ़ते हैं लुइस फिलिप्स की कहानी। इनका कहानी इसी के अंदर है, रेवोल्यूशन ऑफ 1848। 2 रेवोल्यूशन, 1830 एंड 1848, दोनों पूछ सकता है आपके 2 नंबर 5 नंबर में। जुलाई रेवोल्यूशन 1830 के बाद मालूम पड़ा किसको किंग बनाया गया, लुइस फिलिप्स, फ्रांस का,
है ना। लिबरल रूलर तो कहा गया, लेकिन किसको सपोर्ट करता था? रिच कैपिटलिस्ट क्लास लोगों को, है ना। ओके, उनकी बातों को ज़्यादा सुनता था, प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल को सुनता ही नहीं था, इग्नोर कर देता था। ठीक है, आजकल कौन इग्नोर कर रहा है? ठीक है, कर रहा है क्या कोई इग्नोर? हाँ, ही अपॉइंटेड, उन्होंने बेसिकली फिर उन्होंने भी एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, जिनका नाम क्या था? किसको बनाया गया? गीजो को बनाया गया, है ना। ये जो है अगेंस्ट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म की, लो भैया, ठीक है, जिसका डर था वही हुआ। ये भी क्या, जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया ना, ये कौन? लुइस फिलिप, प्राइम मिनिस्टर गिजो का अपॉइंट किया। ये तो खुद किसके अगेंस्ट था? पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर थे। इनके कार्यकाल में बहुत सारे गरीबी, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, खाने की कमी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुए, जिससे लोग क्या हुए? नाखुश हुए। किससे? गवर्नमेंट से। ठीक है, जिसके कारण से फिर क्या हुआ? फिर एक मीटिंग हुआ। रिफॉर्मिस्ट, जो लोग रिफॉर्म चाह रहे थे, चेंजेस चाह रहे थे, 22 फरवरी 1848 को बेसिकली फिर से लोग जमा हुए। ठीक है, राजा के दरबार की तरफ चल पड़े कि नहीं भाई साहब, है ना, अब तो नहीं सहेंगे, बहुत हुआ जुल्म की मार, अब की बार सरकार भगाओ। ठीक है, लाइन मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब की बार डैश की सरकार वगैरह कुछ भी, है ना। चलो, जो भी बैरिकेड्स वगैरह बनाए गए थे स्ट्रीट में, सबको तोड़ ताड़ के उन्होंने बेसिकली प्रोटेस्ट किया, है ना। ओके, उसके बाद इस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को देखते हुए क्या हुआ? लास्ट में ये भी जो है लुइस फिलिप भी भाग गया अपना गद्दी छोड़ करके 24 फरवरी 1848। ठीक है, फिर यहाँ पे नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुआ फ्रांस एज अ रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ यूनिवर्सल अडल्ट मेल सफरेज ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले जितने भी ऑल मैन अबव, यहाँ पे ऑल मैन मिला है, पता नहीं 21 साल। ठीक है, यहाँ फिलहाल इतना याद रखो, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल मैन, मैन ही मेंशन है। ठीक है, ओके, अबव 21, 21 साल से ऊपर कि जितने भी हैं उनको क्या मिलेगा? बेसिकली मेल सफरेज, है ना, तो उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। ठीक, ओके, देन राइट टू वर्क फॉर ऑल सिटीजन, बेसिकली ये राइट मिला। ठीक है, किसके दौरान? इसमें आपका रेवोल्यूशन ऑफ 1840, यानी आफ्टर रिपब्लिक, जब फ्रांस डिक्लेयर कर देगा कि फ्रांस रिपब्लिक है, तो याद रखना कब? आप याद रखना 1848, आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1848। क्या कारण थे? अगर तुमसे कारण पूछता है कि काउजेज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1848, तो सबसे पहले पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, खाने की कमी हो गया, है ना। ओके, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे गवर्नमेंट से, है ना। ओके, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट थे, डिमांड्स चाह रहे थे क्या? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, वोटिंग राइट्स हो। ओके, किससे इफेक्ट में क्या हुआ? आपका लुइस फिलिप्स चला गया गद्दी छोड़ करके, फ्रांस रिपब्लिक हो गया आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 1848। यूनिवर्सल अडल्ट मेल सफरेज इंट्रोड्यूस हो गया, सबको गारंटी का राइट्स मिला वर्क करने का। लिबरल और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ स्प्रेड हुए पूरे यूरोप में। फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक क्या मिला? स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिला, या स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना, और इंस्पायर्ड हुआ जर्मनी, इटली, यूरोप, धीरे धीरे पूरे एंटायर कंट्री। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो, उसके बाद क्या? खत्म। उसके बाद टाइमलाइन समझ लो। आज के वीडियो में इतना ही। सबसे पहले हम लोग नेशनलिज्म पढ़े, ठीक है, फिर नेपोलियन के बारे में पढ़े, उनके कोड वगैरह सब कुछ चीज़ें पढ़े। वियना कांग्रेस बना, ठीक है, ओके, मेटरनिच के बारे में पढ़े, ठीक है, लुइस 18 के बारे में पढ़े, ठीक है, फिर चार्ल्स एक्स आया, ठीक है, फिर जुलाई रेवोल्यूशन 1830, फिर 1830, फिर लुइस फिलिप्स आया, फिर एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको लास्ट में हम लोग क्या नाम है? 1848 वाला। तो इतने सारी चीज़ें थे। मैंने मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में आप सबको बताया, होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, कैसा भी लगा आप मुझे बताना। ठीक है, इसको हिस्से में हम लोग डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले। तो ओवरऑल तुमको चीज़ें बता दें किस हिसाब से रखना, और ये जो छोटे छोटे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इसको अच्छे से याद रखना। तो ऑब्जेक्टिव बीच बीच में था, सब्जेक्टिव भी अच्छे खासे इस चैप्टर से बनते हैं, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिहार बोर्ड का माना जाता है। तो इसको जो मैं टिक करा रहा हूँ, अभी शायद तुम्हें भरोसा ना हो कि क्या ही बोल रहा है कुछ भी, बट तुम्हारे पास सामने जब पेपर आएगा, चीज़ों को जब देखोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ कुछ तो बोल रहा था, कुछ तो वीडियो में बकर बकर कर रहा था। तो होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा होगा कमेंट कर देना, क्या चीज़ और चाहिए, क्या चीज़ और थोड़ा सा सही करना है, वो सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेंशन मत लो, चैनल मिल गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को फॉलो कर लो, वीडियो को किसी चैनल को फॉलो कर लो, और हाँ बैच ज्वाइन कर लेना, इससे फ़ायदा आपको मिलेगा। एक ही साल में पूरा, ऐसा समझो कि तुमको इसी में ही पूरा साल का प्रिपरेशन भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ SST,
बहुत सारी चीज़ें आएंगे, बहुत सारे न्यू कारनामे करेंगे जिस तरीके से पूरे साल भर करते आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। याद रखना मैट्रिक इंग्लिश मीडियम का एक सॉल्यूशन।